हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का कंसेप्ट। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन उसके जो मेथड्स हैं उसको हमारा जॉइंट कोर्स को एलोकेट करने के, वो हमारे पास बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं। तो आपकी आईसीआई के अगर आप स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो आपका जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के लिए मेनली आपका जो पोर्शन रहेगा वो जॉइंट प्रोडक्ट का ही रहेगा। बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चन यूजुअली नहीं दिखते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट के ही दिखते हैं। आपको कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ता है इन बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं मानता हूँ कि आप अपने स्टडी मटेरियल से कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थ्योरी लिखवा के उसको आपको रीड करवाऊंगा तो दैट विल नॉट बी वेरी मच बेनिफिशियल। आई थिंक कि हम सिर्फ हम अपना जो फोकस रखेंगे वो रखेंगे इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल पोर्शन पे, क्योंकि कॉस्टिंग इटसेल्फ पूरा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल है। इतना थ्योरेटिकल जो है एग्जाम में भी नहीं आता। अगर आपको प्रैक्टिकल पे अच्छी जो है पकड़ आ जाती है, आपकी प्रैक्टिकल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो उस केस में आपका एग्ज़ाम भी जल्दी होता है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि बाय प्रोडक्ट और हमारा जॉइंट प्रोडक्ट होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देके फिर हम अपनी इलस्ट्रेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए, हमारा क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मैं अपना फोकस जो पूरा रखूँगा प्रैक्टिकल पोर्शन पे। ये जस्ट जितना भी है, अगर नया कंसेप्ट है मैं उसका बस आपको बेसिक बताऊंगा कि उसमें थ्योरी में क्या थ्योरेटिकल उसका क्या पोर्शन बनता है, मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग, बेनिफिट्स जो भी होगा वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ज़्यादा फोकस इलस्ट्रेशंस पे। देखिए, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट होता क्या है पहले। अब मान के चलिए आपके पास आपने एक रॉ मटेरियल परचेज़ किया। मैं एग्जांपल लेता हूँ मिल्क का। अगर आपने मिल्क परचेज़ किया तो उस मिल्क से आप एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि बटर, मक्खन, उसके बाद आपका चीज़ और उससे दही, मतलब बहुत चीज़ें बना सकते हैं। और वो सारी चीज़ें मार्केट में आप सेल भी कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि सारे वैल्यूएबल हैं और एक ही प्रोडक्ट से वो बनते हों, तो वो सारे बनेंगे हमारे जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे कि मान के चलिए जो आपका बटर है वो आपका अलग सेल हो सकता है, आपका जो कर्ड है वो अलग से सेल हो सकता है, पैकिंग आपने देखी होंगी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मान के चलो हमने दूध परचेज़ किया। अब दूध परचेज़ किया हमने, तो मिल्क परचेज़ कर मान लो मैंने 10,000 रुपीज़ का मिल्क परचेज़ किया। उसके बाद मैंने उसमें से 4 प्रोडक्ट बनाए हैं। अब 4 प्रोडक्ट मैंने मार्केट में सेल किए, अब लेकिन कॉस्ट तो मेरे पास एक ही है 10,000 की। अब मुझे वो कॉस्ट उन 4 प्रोडक्ट्स में एलोकेट करनी है, तो वो मेरे सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी मार्केट में इंडिविजुअल जो है सेल वैल्यू होगी। देन बाय प्रोडक्ट क्या होता है हमारा। देन मैं आपको अगर बताऊं अपना बाय प्रोडक्ट के बारे में, तो देखिए, बाय प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट की, उस प्रोडक्शन के अंदर से कोई वेस्ट निकल गया, कोई उसके अंदर से कोई स्क्रैप निकल गया, ठीक है, जिसका मतलब मेन प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आप उसे एज अ मेन प्रोडक्ट मान के नहीं चल रहे, वो एज अ स्क्रैप और वेस्ट मान के चल रहे हैं आप। तो उसको आप मार्केट में अगर बेचते हैं तो उससे कुछ अगर रिकवरी होती है तो वो मेरा बाय प्रोडक्ट है। कैसे, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो अगर आप जॉइंट प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो जॉइंट प्रोडक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल था मिल्क। और यहाँ पे अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ तो मैं बोल सकता हूँ रेजिड्यू क्लॉथ। देखिए, जब आप मान के चले, जब आपने टेलर को कोई अपनी शर्ट बनाने के लिए कोई कपड़ा दिया, उसमें से उसने मान के चलिए आपने 100 मीटर्स कपड़ा दिया, उसमें से 90 मीटर्स उसने यूटिलाइज़ किया फॉर द मेकिंग ऑफ द शर्ट, एंड 10 मीटर्स उसके पास बचा हुआ है एज अ वेस्ट। जो उसके पास थोड़ा बहुत कपड़ा जो कटा हुआ बच जाता है, मान के चलिए वो है वेस्ट। लेकिन अगर वो उसी कपड़े को, वो उसी क्लॉथ को अगर वो हैंकीज बना के मार्केट में सेल करे, तो क्या वो सेल नहीं हो सकता? वो सेल हो सकता है। तो वो हो गया हमारा बाय प्रोडक्ट, जो कि निकला है वेस्ट या स्क्रैप से। ठीक है। तो अगर मेन प्रोडक्ट उसका ये होता कि उसको शर्ट्स भी बनानी है, शर्ट के साथ हैंकी भी बनाना है, वो दोनों अगर उसके लिए, और वो कपड़ा उसी दोनों प्रोडक्ट के लिए खरीदता, तो वो दोनों होते मेरे जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन इन केस मैंने उसे कपड़ा दिया है, ठीक है, और वो उस पे उसका फोकस सिर्फ शर्ट बनाने पे है, हैंकी बनाना उसका कोई ऑब्जेक्टिव था भी नहीं। वो तो बाई चांस उस वो कपड़ा बच गया तो उसे हैंकी बन गया, तो वो मेरा बनेगा बाय प्रोडक्ट। कि मैं कुछ और, मतलब मैं मेन प्रोडक्ट बना रहा था, उसको बनाते बनाते कुछ और भी साथ में निकल गया, तो वो बाय प्रोडक्ट है। देखिए, हम हमारे सीधा इलस्ट्रेशंस की तरफ मूव करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा जॉइंट प्रोडक्ट होता क्या है, वो भी समझ में आएगा अच्छे से। चलिए इसको रीड करते हैं। अ कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग 5,000 टन्स ऑफ कोल एट 1100 पर टन इनटू अ कॉमन प्रोसेस।
ठीक है, एक कंपनी जो है वो 5000 टन का कोल यूज़ करती है, 1100 रुपीज़ पर टन के हिसाब से वो परचेज़ भी करती है कोल को। ठीक है, मतलब मैं बाहर से कोल परचेज करके लेके आ रहा हूँ 1100 रुपीज़ पर टन के अकॉर्डिंग, और वो उस कोल से उस सिंगल प्रोडक्ट उस सिंगल रॉ मटेरियल से 4 प्रोडक्ट बनाती है। कौन कौन से? कोक, तार, अमोनिया एंड बेंजोल। तो कोक बना 3500 टन का, मतलब टोटल मैंने 5000 टन्स का, टोटल मैंने 5000 टन का मैंने कोयला परचेज़ किया। अब उस कोल में से मेरे पास क्या निकल गया? 3500 टन का कोक निकला, 1200 टन का तार निकला, 52 टन्स के लिए अमोनिया निकला है, एंड 48 टन्स के लिए मेरा निकला है बेंजोल। अब क्वेश्चन बोलते हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट अमंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट मेथड। तो फर्स्ट मेथड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, फिजिकल यूनिट मेथड। देखिए हमारे पास बहुत मेथड आएंगे, फिजिकल यूनिट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, उसके बाद आपका नेट रिलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, मतलब एन नंबर ऑफ मेथड्स हमारे हो सकते हैं कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। बट आपके सी ए इंटर के लिए और सी एम ए इंटर के लिए कुछ लिमिटेड मेथड्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेट रिलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। और ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एन आर वी नेट रिलाइज वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछेगा कि क्या हमें कोई प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेनिफिशियल है नहीं है, मतलब डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं। चलिए पहले हम इस पर फोकस करते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, जब मैंने कोल परचेज़ किया, जो ये मेरे 4 जो प्रोडक्ट्स हैं, ये 4 प्रोडक्ट्स मेरे क्या हैं? ये जॉइंट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जॉइंट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है? क्या एक बात बताइए, क्या ये जो कोक, तार, अमोनिया और बेंजोल है, क्या ये वेस्ट था? क्या ये वेस्ट से बाहर निकला है, वेस्ट की वजह से बना हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कोयला ही परचेज़ किया इन 4 प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ ये चारों मेरे मेन प्रोडक्ट हैं, मतलब मैंने कोयला जो परचेज़ किया वो इन्हीं चारों के लिए किया है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरे हैं जॉइंट प्रोडक्ट। तो ये मेरे चारों रहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। देखिए अब हमें इस कॉस्ट को अपोर्शन करना है। कौन सी कॉस्ट को अपोर्शन करना है देखते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, ICAI स्टडी मटेरियल। देखिए तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो हम पहले निकालेंगे हमारी जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट का क्या मतलब है? चारों प्रोडक्ट्स की टोटल परचेज कॉस्ट। तो मैंने क्या परचेज़ किया था? मैंने कोयला परचेज़ किया था, उस कोयले से मैंने 4 प्रोडक्ट बनाए। तो मेरा क्या है, कोयला मेरा जो मैंने कोयले की परचेज़ की जो कॉस्ट है वो मेरी जॉइंट कॉस्ट है, मतलब इन चारों को बनाने में कोयला लगा हुआ। तो कोयला परचेज़ की क्या कॉस्ट थी? तो क्वेश्चन ने दिया कि मैंने 5000 टन परचेज़ किया कोल एट द रेट ऑफ 1100 रुपीज़ पर टन। तो 5000 टन इंटू 1100 रुपीज़ पर टन, ये मेरा जॉइंट कॉस्ट है। कितना आएगा ये? 5000 इंटू 1100, दैट विल बी 55 lakhs। तो इसका मतलब मैंने 55 लाख रुपीज़ का कोयला परचेज़ किया, और 55 लाख रुपीज़ के कोयले में मैंने चारों प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, अब मुझे ये 55 लाख का जो कॉस्ट है इन चारों में एलोकेट करना है। ठीक है, देखते हैं, पहले हम ये मेज़र करते हैं हमारा आउटपुट कितना आया। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल आउटपुट। सो मैं इसके लिए एक टेबल बनाता हूँ, विच इज़ प्रोडक्ट्स एंड टन्स आउटपुट। जो इनिशियल्स कुछ इलस्ट्रेशन हैं वो काफ़ी ईजी हैं, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि उनको जल्दी कवर अप कर लें हम। बाकी जो हमारे पास जो मेन इलस्ट्रेशन रहेंगे वो लास्ट वाले रहेंगे, जिनमें हमें कुछ डिसीजन मेकिंग का हमारा जो मेन प्रोसेस रहेगा। देखिए अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट थे वो थे कोक, देन तार, देन अमोनिया, देन लास्ट बेंजोल।
ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स निकल गए। मुझे कोक, तार, बेंजोल, इनका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अमोनिया का मुझे पता है कि ये जो आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ फर्टिलाइज़र बनता है, वहाँ ये अमोनिया जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ आप देखना उनकी बैलेंस शीट देखेंगे जब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे अमोनिया एक सेपरेट ही कॉलम में अच्छे खासे हमें अमाउंट के साथ आपको दिखेगा। तो ठीक है, पहले हम ये देखते हैं हमारा ये कितने कोक 3500 टन्स का आउटपुट, देन तार इज़ फॉर 1200 ये टन्स का आउटपुट, देन 52 टन्स का अमोनिया, देन 48 टन्स का बेंजोल। तो हमारा आउटपुट कितना आया, जब इसको टोटल करें 3500 प्लस 1200 प्लस 52 प्लस 48, दैट इज़ 4800। ओके, बट अब आपने एक चीज़ नोट की है, जब मैंने 5000 टन का कोयला अपनी फैक्ट्री में यूटिलाइज़ किया, बट लेकिन एक्चुअल आउटपुट 4800 टन का आया हुआ है। बताइए क्या रीज़न हो सकता है इसका, बताइए क्या रीज़न हो सकता है कि 5000 टन का मैंने जो कोल है उसका इनपुट दिया, बट एक्चुअल में टोटल 4800 का ही आउटपुट आया। तो इसका मतलब 200 यूनिट्स का क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो लॉस दो तरह के हमारे, अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। आपको क्या लगता है ये कौन सा लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है, सोचिए। चलिए, ये हमारा है नॉर्मल लॉस। अब एक बात सोचिए, आप जब आपने 5000 टन का कोयला जब आपने फैक्ट्री में लेके आए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा आउटपुट 5000 का ही आएगा, क्योंकि हो सकता है बीच में जब कोयला हमने रखा फैक्ट्री में, तो कुछ कोयला थोड़ा बहुत ख़राब भी हो सकता है, कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर बिखर जाए, पिलफरेज हो जाए, मतलब काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। और ये नॉर्मल लॉस होता है कि नॉर्मली होता ही होता है, इतना तो आप देखेंगे कोयला रखेंगे पूरा 5000 तो नहीं बचेगा, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है। सो ये है नॉर्मल लॉस। बट इनकेस अगर कोई ऐसा रीज़न है कि जैसे कि मान लो चोरी हो गया कोयला, या फिर कोई फायर हो गई आपके गोडाउन वगैरह में, तो मतलब किसी और रीज़न की वजह से आपका अगर जो कोल है उसका लॉस होता है, तो वो आपका अब नॉर्मल लॉस है, और वो चार्ज होता है पीएल में, कॉस्टिंग के पीएल में। उसको आप प्रोडक्शन में चार्ज नहीं कर सकते। हमेशा एक बात याद रखिएगा, नॉर्मल लॉस जो है आपका, पहली बात तो आपको जैसे ही कोई लॉस दिखे क्वेश्चन में, पहले तो आपको ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि वो लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल। और इन केस अगर लॉस नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस, देन दैट लॉस मस्ट बी चार्ज टू प्रोडक्शन। तो नॉर्मल लॉस आपका हमेशा प्रोडक्शन में चार्ज होगा, एंड एबनॉर्मल लॉस हमेशा चार्ज होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, तो कैलकुलेशन ऑफ नाउ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ टन्स, दैट इज नॉर्मल। सो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो इनपुट था एक्चुअल, वो था 5000 टन्स का, इसमें से लेस कर दूं तो मेरा आउटपुट कितना आया। मेरा जो एक्चुअल आउटपुट था वो था 4800 टन्स। तो ये मेरा क्या आएगा, नॉर्मल लॉस। इनकेस अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ कि कोयला चोरी हुआ था या किसी फायर की वजह से हुआ, कुछ भी रीज़न अगर नहीं दिया हो, तो हमेशा जूम करके चलना कि ये लॉस आपका नॉर्मल लॉस है। तो 200 टन्स का नॉर्मल लॉस। नाउ अब हमें इस 200 टन्स को एलोकेट करना पड़ेगा। नाउ डी, एलोकेशन ऑफ लॉस क्वांटिटी टू एक्चुअल आउटपुट। अब ये 200 टन्स की जो क्वांटिटी है, जो नॉर्मल लॉस हुआ, ये आपको प्रोडक्शन में चार्ज करनी है।
प्रोडक्शन में चार्ज करनी है, इसका मतलब आपको ऊपर जो टन्स दिए हुए हैं 3500, 1200, 52, 48, इनमें ऐड करना पड़ेगा इनको। कैसे ऐड करेंगे, देखिए प्रोडक्ट थे हमारे कोक तार, तो कोक में कैसे ऐड होगा, देखिए 200 टन है, हम इसे हमेशा क्वांटिटी के रेशो में डिवाइड करते हैं। 200 डिवाइड बाई टोटल थी 4800, बट हमारी कोक की थी 3500, तो जितना हमारा आउटपुट आया उसी रेशो में लॉस को भी बांट देंगे। ये हमारा जितना आउटपुट आया उतना उतना कोल वहाँ यूज़ हुआ होगा, तो उतना उतना लॉस वहाँ हुआ होगा, ये मानते हुए हम आउटपुट के रेशो में इसको डिवाइड करते हैं। 200 डिवाइड बाई 4800 इंटू 3500 विच इज़ 145.83। और कभी भी आपका याद रखिएगा क्वांटिटी कभी राउंडिंग ऑफ में नहीं हो सकती, या तो 1 यूनिट होगी या 0 यूनिट होगी। 0.5 यूनिट्स कभी नहीं होता, यूनिट्स को थोड़ी बीच में से तोड़ देंगे। तो 145.83 तो मैं इसको 146 राउंड ऑफ करूँगा। नौ कोक के बाद हमारा क्या आता है, तार। हमें सभी के लिए अब सेम ऐसे करना पड़ेगा, 200 डिवाइड बाई 4800 इंटू इसका कितना था 1200, सो 1200 देन अमोनिया एंड देन बेंजोल। 200 डिवाइड बाई टोटल आउटपुट वॉज 4800, एंड इन दोनों के आउटपुट कितने थे 52 एंड 48, 52 एंड 48। जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अभी हम। 200 डिवाइड बाई 4800 इंटू 1200 दैट इज 50, तो 200 डिवाइड बाई 4800 इंटू 52 विच इज़ 2.16, तो मैं इसको लूँगा 2, क्योंकि 2.16 है, तो 0.16 जो है वो 0.5 से भी कम है, तो इसका मतलब मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 2 पे, क्योंकि मैंने 146 जो है वो अपर राउंड ऑफ किया हुआ है, ताकि क्वांटिटी मेरी मैच हो जाए, तो एक को डाउनवर्ड राउंड ऑफ करना पड़ेगा मुझे। 200 डिवाइड बाई 4800 इंटू 48 दैट इज इक्वल टू 2। लेट्स चेक कि टोटल क्वांटिटी 200 हुई है या नहीं। 146 प्लस 50 प्लस 4 दैट इज 200। तो हमारी जो लॉस की क्वांटिटी थी, जितना हमारा लॉस हुआ था, वो हमने आउटपुट में एलोकेट कर दिया है। तो नाउ नाउ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट कैसे करेंगे, टोटल थी ए के लिए, पहले हम करेंगे हमारा क्या प्रोडक्ट था, कोक। तो कोक पे कैसे एलोकेट होगा, देखिए टोटल मेरी जो जॉइंट कॉस्ट थी वो थी 55 लैक्स डिवाइड बाय टोटल में कितनी इनपुट था मेरा, ये था 5000 के लिए, इनटू कितनी क्वांटिटी, देखिए 3500 टन ये थे, और हमने 146 एलोकेट किया था लॉस का भी, तो 3500 प्लस 146, तो मैं इसको एलोकेट करूँगा 3646 क्वांटिटीज़ में। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, अगर है तो आप देखिए दूसरा सेकंड वाला देखिए आप, तार के लिए कैसे करेंगे, देखिए 55 लाख की मेरी टोटल जॉइंट कॉस्ट थी, जो कि मैंने 5000 का इनपुट लिया, अल्टीमेटली वही 1100 रुपीज़ वाली कॉस्ट है, जो था ना 5000 कोल मैंने परचेज किया एट द रेट ऑफ 1100 रुपीज़ पर टन, ये वही चीज़ है। 55 लाख को डिवाइड करेंगे 5000, तो वही 1100 रुपीज़ की पर टन की कॉस्ट आ रही है, और मैं जितना आउटपुट था उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए तार का आउटपुट था 1200, लेकिन इसमें से मैंने कुछ ये 50 भी एलोकेट किया हुआ है, तो कितना होगा 1250, तो 1250। नाउ नेक्स्ट अमोनिया, अमोनिया के लिए भी सेम 55 लाख
डिवाइड बाय 5000। अब बताइए अमोनिया की कितनी क्वांटिटी थी? अमोनिया का था 52। 52 पर और कितना एलोकेट किया था? अच्छा 2 अलग से एलोकेट किया था, तो मतलब 54। सो इंटू 54 एंड द लास्ट वन इज बेंजोल। तो बेंजोल के लिए कैसे? 55 लाख डिवाइड बाय 5000 इंटू, बताइए बेंजोल की कितनी क्वांटिटी है? 48 तो मैं 48 तो सीधा था, और प्लस ऊपर से 2 मैंने ये एलोकेट किए लॉस वाले, तो 50। बस अब इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे। 55 लाख डिवाइड बाय 5000, तो आंसर आएगा 1100, जो मेरी परचेज कॉस्ट थी वही, बस हमने यूनिट्स में अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इंटू 3646, दैट इज 40 लाख 10,600। इतनी कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी कोक को। कार के लिए रहेगा 1100 इंटू 1250, दैट इज 13,75,000। 1100 इंटू 54, दैट इज 59,400 एलोकेट हो जाएगी अमोनिया को। देन 1100 इंटू 55,000 एलोकेट हो जाएगी आपकी बेंजोल को। और टोटल इसका आना चाहिए 55 लाख। 40,10,600 प्लस 13,75,000 प्लस 59,400 प्लस 55,000, टोटल कॉस्ट आएगी 55 लाख। ये हमने कॉस्ट जो है वो एलोकेट कर दी। तो यहाँ हमने जॉइंट कॉस्ट एलोकेट की, और यहाँ हमने लॉस को एलोकेट किया, लॉस की क्वांटिटीज़ को। हमने कुछ नहीं किया, ये देखा हमने कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो था 4,800, बट हमने जो परचेज की वो करी थी 5,000 टन की। सो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो मेरा था नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को मैंने डिवाइड कर दिया इस क्वांटिटी में, इस रेशो में मैंने नॉर्मल लॉस को बांट दिया, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को। एंड देन जब मैंने जॉइंट कॉस्ट को मैंने एलोकेट किया, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, ओरिजिनल आउटपुट था 3,500, उसमें मैंने ऐड कर दिया ये लॉस वाले भी। तो ये मेरी क्वांटिटी आई एंड टोटल कॉस्ट हमारी एलोकेट हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको और भी आगे देखने को मिलेंगे। यूनिट कॉस्ट वाले, जो एवरेज यूनिट कॉस्ट वाले, वो भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं अब। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्ट ए बी एंड सी। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ये हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी, यूजिंग एवरेज यूनिट कॉस्ट। लीजिए जी, थर्ड मेथड भी और सेकंड मेथड भी आएगा आपके पास, एवरेज यूनिट कॉस्ट। पीछे वाला क्या था? फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड क्या था? फिजिकल यूनिट्स के बेस पे, सब कुछ फिजिकल यूनिट्स के बेस पे था। लॉस भी यूनिट्स के बेस पे हमने डिवाइड किया, सारी खर्चा भी हमने यूनिट्स के बेस पे डिवाइड किया था। लेकिन अब ये बोल रहा है एवरेज यूनिट कॉस्ट के बेस पे बताइए आप। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका जो प्री सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट थे वो थे 60,000, एंड जो आपका प्रोडक्ट्स थे वो हैं ABC3, और ये आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो आपको अब इसको डिवाइड करना है, और एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड में। पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ, ये प्री सेपरेशन कॉस्ट और ये पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट क्या होती है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट था, अ, मैं कोल का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट था कोल। अब कोल से मैं 4 प्रोडक्ट बना सकता था, जैसे आपने देखा तार, अमोनिया एंड बेंजोल, ये सब मैं बना सकता था। तो मान के चलिए मुझे पहले स्टार्ट करने के लिए ये 4 प्रोडक्ट मान लीजिए बन गए थे। ये 4 प्रोडक्ट बने, मान लीजिए A B C एंड D। देखिए, अब मुझे ये 4 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए
हो सकता है पहले कोल के ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ा हो। मान लीजिए कोल का मैंने किया वॉशिंग, कोल का मैंने किया वॉशिंग, तो मान लीजिए वॉशिंग का जो कॉस्ट था वो था 10 लाख रुपीज़। ये मान लीजिए कि वॉशिंग का जो कॉस्ट था वो था 10 लाख रुपीज़। अब जैसे ही कोल वॉश हुआ, कोल को वॉश होने के बाद मान लीजिए कोल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ए प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना, बी के लिए इतना, सी के लिए इतना, डी के लिए इतना। अब मान लीजिए ए को बनाने के लिए लेबर लगी 20,000, मान लीजिए बी को बनाने के लिए लेबर लगी 30, इसके लिए मान लेते हैं 40 एंड इसके लिए भी मान लेते हैं 40। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ से चारों के रास्ते अलग हो गए, चारों प्रोडक्ट के रास्ते अलग हो गए, वो मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट था। यहाँ तक जो था, यहाँ तक, ये यहाँ तक चारों का रास्ता एक था। जब तक कंप्लीटली वॉशिंग नहीं हो जाएगी तब तक चारों बन नहीं सकते। तो जो ये वाला कोर्स था जहाँ तक ये चारों एक साथ थे, उस वहाँ तक जो भी खर्चा हुआ वो मेरा प्री सेपरेशन कॉस्ट है, वो मेरा प्री सेपरेशन कॉस्ट है। मतलब यहाँ तक जो 1 लाख सॉरी ये 10 लाख रुपीज़ लगा, ये मेरा था प्री सेपरेशन कॉस्ट। और जो उसके बाद जो खर्चा लगा 20, 30, 40, ये है मेरा पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। जब ये चारों अलग हो गए प्रोडक्ट, उसके बाद कितना खर्चा लग रहा है वो मेरा पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से एक बार से। फाइंड आउट द जॉइंट प्रोडक्ट एबीसी, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड लगाने, और प्री सेपरेशन कॉस्ट दी मैं 60,000। प्री सेपरेशन कॉस्ट मतलब कौन से, ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इनका इंडिपेंडेंट, मतलब ये चारों अलग होने से पहले जो कॉस्ट थे जब एक साथ थे सभी, तो वहाँ तक का जो कॉस्ट लगा वो 60,000 है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। बेसिकली जो प्री सेपरेशन कॉस्ट होती है वही मेन होती है। अब जो 10 लाख रुपए की वॉशिंग लगी, अब आप कैसे एलोकेट करेंगे कि ये वॉशिंग प्रोडक्ट ए के लिए कितना खर्चा है, बी के लिए कितना था, सी के लिए कितना, डी के लिए कितना। अब कैसे एलोकेट करोगे, या तो फिजिकल यूनिट के बेस पे कर सकते हो कि ए को इतनी यूनिट बनी, बी की इतनी, उसके बेस पे उसको डिवाइड कर दो। मतलब जो जब तक वो सेपरेट नहीं हुए थे प्रोडक्ट, जब तक सबका खर्चा एक साथ चल रहा था, बस वो खर्चा उन प्रोडक्ट्स में बाद में सेपरेट होने के बाद वो खर्चा उन पर बांटना है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे तो खुद बोल रहा है कि आप एवरेज यूनिट कॉस्ट में, आप एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड लो और खर्चा 60,000 रुपये का जो था वो इन 3 प्रोडक्ट्स में बांट दो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई खास ऐसा है भी नहीं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, ICA स्टडी मटेरियल। तो हमारा टोटल जो था जॉइंट कॉस्ट, तो टोटल जॉइंट कॉस्ट वो था 60,000। तो टोटल यूनिट्स कितनी है हमारे पास, टोटल यूनिट्स का कितनी आउटपुट कितने यूनिट्स का था, टोटल यूनिट्स थी 1000। तो आप अब यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट 60,000 डिवाइड बाई 1000, दैट इज 6 रुपीज़, नॉट 60 रुपीज़। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज यूनिट कॉस्ट, कि एक यूनिट के ऊपर एवरेज कितना कॉस्ट लग रहा है, 60 रुपीज़। बस अब जितनी यूनिट्स उसमें बांट दीजिए प्रोडक्ट ए बी सी। तो एलोकेशन, तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। तो मुझे पता है पर यूनिट 60 60 60 का कॉस्ट है। बताइए अब यूनिट्स कितनी थी, 500, 200, 300। ये आपका आ जाएगा 30, 12 एंड 18। तो टोटल शुड बी 60, 30, 12 एंड 18, दैट इज 60,000। बस ये हमारा खर्चा एलोकेट हो गया। हमें क्या निकालना था यहाँ, 60 रुपीज़ का एवरेज रेट, बस ये हमें कैलकुलेट करना था क्योंकि हमारा एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड था। तो इसमें तो कुछ ऐसा था भी नहीं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब देखिए बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको ये बोलेगा इस तरीके से खर्चा बांट दो, बस आपको वो तरीके पे पहुँचने हैं और कुछ नहीं करना इसमें। देखिए फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। देखिए अब थर्ड मेथड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। जिस भी स्टूडेंट्स ने मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर कर लिया होगा
उसको ये कंसेप्ट बिल्कुल ईजिली समझ में आएगा। कोई टेढ़ा कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जिसने अपना मार्जिनल कॉस्टिंग वाला कंसेप्ट क्लियर किया होगा तो उसको ये समझ में आएगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है। लेकिन पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड लगाना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दी हुई है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की 100 kg 120 kg 60 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़ पर के जी। जॉइंट कॉस्ट दी हुई है, एक आपको मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है एंड एक आपको दी हुई है फिक्स कॉस्ट। अब बताइए, क्या मार्जिनल कॉस्ट को मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट? हाँ या ना? मार्जिनल कॉस्ट तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती है। जिसने मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट समझा है उसको पता होगा। याद रखिए, जिसका अगर इसने नहीं भी समझा, जिसका भी उस चैप्टर पे नहीं पहुंचे हैं बाई चांस, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो आउटपुट के साथ चेंज होती है। जैसे मान लीजिए अगर 1 रुपया 1 यूनिट को बनाने में लग रहा है तो 2 यूनिट बनाने में 2 रुपया, 3 यूनिट को बनाने में 3 रुपये, फिर 4 रुपये 5 रुपये, ऐसे ऑन। तो जो यूनिट जितनी प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। चलिए देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है। देखिए, जब आप अपनी सेल्स लेते हैं और सेल्स में से जब आप लेस कर देंगे अपनी होल वेरिएबल कॉस्ट, जब अपनी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन या कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। और जब आप इसमें से लेस कर देते हैं फर्दर फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। और भी इसके आगे और भी स्टेप्स हैं, पर वो आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि इसके नीचे हम जब प्रॉफिट के बाद टैक्स माइनस कर देंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड मोटाइजेशन वो आएगा, फिर टैक्सेस, फिर डेप्रिसिएशन मोटाइजेशन, मतलब इसके बाद भी और ये जो पूरी टेबल है ये और भी एक्सटेंड होगी, बट वो आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अभी इतना याद रखिए कि पहले आपका आता है वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में जब वेरिएबल कॉस्ट अपना माइनस करेंगे तो आपका आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसी की बात कर रहा है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है इस रेशियो में बांट दीजिएगा आप खर्चा। कैसे करना है देखिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो पहले तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इसको भी हम एक टेबल की फॉर्म में करते हैं। पर्टिकुलर्स, कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास? 2, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। नाउ सेल्स, क्वेश्चन में दी हुई है हमें सेल्स 100 kgs 60 रुपीज़ पर के जी। तो ए की सेल्स क्या दी हुई है? 100 kg 60 रुपीज़ पर के जी। एंड बी की कितनी दी हुई है हमें? 120 kgs 30 रुपीज़ पर के जी। नाउ 6000 एंड 3600, ये आपकी आती है सेल्स। अब जरा इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट ए की कितनी एंड प्रोडक्ट बी की कितनी। क्वेश्चन में कहीं वेरिएबल कॉस्ट की, देखो क्वेश्चन ने जो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, जो ये वाली, ये दी हुई है कंबाइंड। ये हमेशा, ये हम मतलब हमेशा नहीं, हमें दी हुई है कंबाइंड। अब अगर कंबाइन दिए तो हमें पहले इन दोनों में बांटनी पड़ेगी। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, यूनिट पे चेंज होती है। अगर यूनिट बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, यूनिट कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी। तो मैं क्या इस कॉस्ट को जो नंबर ऑफ यूनिट्स है इस रेशो में बांट सकता हूँ, 100 एंड 120 इस रेशो में बांट सकता हूँ, बिल्कुल बांट सकता हूँ। अब ये 4400 की जो कॉस्ट है वो इन यूनिट्स पे तो लगी है, 100 यूनिट एंड 120 यूनिट्स पे, तो मैं इनके रेशो में बांट देता हूँ। क्योंकि वेरिएबल को, फिक्स को कभी ऐसे मत बांटिएगा, फिक्स कॉस्ट को कभी भी ऐसे रेशो में नहीं बांटिएगा। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यूनिट्स के रेशो में बढ़ती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग काम करती है। पर यूनिट सेम रहेगी, लेकिन जैसे यूनिट ऊपर नीचे होंगी तो वो चेंज होती रहती है। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, चाहे यूनिट ऊपर हो नीचे हो वो फिक्स ही रहेंगी। 10,000 रुपये का महीने का रेंट देना है, आप चाहे 10 लाख यूनिट बनाओ चाहे 20 लाख यूनिट बनाओ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो 10,000 रेंट ही रहेगा। तो यूनिट्स के वो ज़्यादा कम बनने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस कॉस्ट को। तो मैं कहूँगा कि उस कॉस्ट को फिर उस यूनिट्स के रेशो में नहीं बांट सकते। लेकिन अगर मान के चलो कि कोई भी हमारा वर्कर काम कर रहा है, तो 1 यूनिट बनाने में वो 10 रुपये ले रहा है, तो मान के चलो जैसे ही वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाएगा 10 रुपये और कॉस्ट को और मुझे से पे करने पड़ेंगे। फिर अगर 1 यूनिट और बनाएगा फिर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारी यूनिट्स में चेंज होने की वजह से ऊपर या नीचे होती है। तो इसके लिए परफेक्ट रहेगा इस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मैं इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो ए का क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट बस 4400 डिवाइड बाई 220 इंटू 100, then 4400 डिवाइड बाई 220 इंटू 120। इस रेशो में हम इसको बांट देंगे। दैट इज 2000 दैट इज 2400। नाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आएगा अभी, 6000 माइनस 2000 दैट इज 4000, 3600 माइनस 2400 दैट इज 1200। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा ये रेशो आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4000:1200। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रेशो में मुझे खर्चे को डिवाइड करना है। तो मुझे जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशो में, तो अल्टीमेटली मेरा बचा क्या है, अब मेरा सिर्फ यही तो कॉस्ट बचा हुआ है, ये वाला मुझे अब ये वाला तो डिस्ट्रीब्यूट करना है 3900, तो मैं इसे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब नाउ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो एंड कौन से कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, बिकॉज वेरिएबल तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं नंबर ऑफ यूनिट्स में। देखिए प्रोडक्ट ए कितनी फिक्स कॉस्ट थी 3900 डिवाइड बाय व्हाट इज द रेशियो 5200 इंटू 4000, 4000 प्लस 1200 दैट इज 5200, टोटल 5200 इंटू 4000, 3900 डिवाइड बाय 5200 इंटू 4000 दैट इज 3000। एंड फॉर द बी 3900 divided by 5200 into 1200, so 3900 divided by 5200 into 1200 that is 900। तो टोटल कॉस्ट जो हमने एलोकेट की है 3900 ऑफ फिक्स कॉस्ट।
नाउ अगर आप इसमें अब निकालना चाहे तो सी पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ टोटल जॉइंट कॉस्ट। तो आप टोटल जॉइंट कॉस्ट का शेयर निकाल सकते हैं ईच प्रोडक्ट का। और ए एंड बी कुछ नहीं कर रहा मैं, जो टोटल कॉस्ट थी बस वो ऐड कर रहा हूँ कि इसकी टोटल कॉस्ट अब बनेगी कितनी। देखिए पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। नाउ फर्स्ट इज एलोकेटेड वेरिएबल कॉस्ट। हमने वेरिएबल कॉस्ट कितनी एलोकेट की थी, 2000 एंड 2400, 2000 एंड 2400। इधर इसमें ऐड करेंगे हम एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी एलोकेट की थी हमने, ये रही 3900, 3900। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड, तो टोटल हमने कितनी एलोकेट कर दी, 3000 एंड 2000 दैट इज 5000 एंड 2400 प्लस 900 दैट इज 3300। तो ये हमने एलोकेट की प्लस 5000, तो टोटल कॉस्ट बनती थी 8300 की। 4400 प्लस 3900, यस 8300। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड भी कंप्लीट है। देखिए पहले मैंने निकाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बट डिस्ट्रीब्यूट होती है नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशो में। तो मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो रेशो निकल के आया, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो रेशो निकल के आया, मैंने इसी रेशो में हमारी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया। और फिर मैंने निकाल दिया कि वेरिएबल कॉस्ट इतनी डिवाइड की थी, फिक्स कॉस्ट इतनी डिवाइड की थी, और टोटल जो कॉस्ट बनती है वो ये बनती है अब। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें मैंने तो कुछ इतना कुछ टेक्निकलिटी वाला तो कुछ किया नहीं है। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मेरे को डीएम कर सकते हैं आप। नाउ अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो अभी तक हमने ऊपर किया ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। आपको जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन ऐसे टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। देखिए रीड करिए, इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेजेस सोल्ट। अच्छा हम परचेज करते हैं सोल्ट एंड प्रोसेस इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट्स सच एज कास्टिक सोडा, क्लोराइन एंड पीवीसी। इसका मतलब सुनो, मार्केट से मैंने निकाल के परचेज करके आता हूँ सोल्ट। उस सोल्ट से मैं 3 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, कास्टिक सोडा, क्लोराइन एंड पीवीसी। ठीक है, जैसा हमने पहले देखा था जो हम कोयला परचेज कर रहे थे उसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे थे। सेम वही कंसेप्ट है कि हम साल्ट को परचेज कर रहे हैं और उसमें से 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, सोडा, क्लोराइन और पीवीसी। आगे देखिए, इन द मंथ ऑफ जुलाई इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेज सोल्ट, हमने सोल्ट परचेज किया 40,000 रुपये का। कन्वर्जन कॉस्ट जो लगी वो थी 60,000 रुपीज़ की। ठीक है, देखते हैं अभी क्या रेलिवेंस है इसका। 60,000 इंकर हुआ अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। देखिए अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक मेरा कन्वर्जन कॉस्ट लगा और कुछ मटेरियल का कॉस्ट लगा। तो मतलब मुझे जो यहाँ तक का जो खर्चा लगा, जो यहाँ तक का जो खर्चा लगा, मुझे उसको आगे जो प्रोडक्ट जब वो अलग हो गए आपस में तो उनमें वो खर्चा मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने बताया कि जो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 40,000 का मटेरियल का कॉस्ट था और 60,000 कन्वर्जन का कॉस्ट था। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक ये खर्चा हमारा लगा, मतलब जहाँ जिसके बाद प्रोडक्ट अलग हो गए थे। देखिए एट विच टाइम 2 सेलेबल प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस। ओके, एट विच टाइम 2 सेलेबल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देखिए, जब हमारे प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पहुंचे जहाँ से वो चारों प्रोडक्ट, या हमारे इस केस में 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों अलग हो जाएंगे, तो उसी पॉइंट पे मैं चाहूँ तो 2 प्रोडक्ट्स को बेच सकता हूँ। आगे देखते हैं, आपको अभी समझ में आएगा कैसे इसमें। क्लोराइन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। देखिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, सोडा, क्लोराइन और पीवीसी। तो जो क्लोराइन है जो बीच वाला, इसको मैं चाहूँ तो पीवीसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब हमारा एक प्रोसेस है, मतलब मैं जो कास्टिक सोडा बना रहा हूँ और उसके बाद मैं क्लोराइन बना रहा हूँ, उसी क्लोराइन को मैं पीवीसी में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो साल्ट में लेके आया उसी में से पीवीसी निकल रहा है, नहीं। पहले मैं क्लोराइन बना रहा हूँ, फिर उस क्लोराइन से मैं पीवीसी बना रहा हूँ। और इन 3 प्रोडक्ट में से 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मैं फर्दर प्रोसेस करे बिना ही जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट था वहीं पे बेच सकता हूँ। मतलब मैं जो 60,000 और जो 40,000 का खर्चा किया, ये खर्चा करने के बाद जब वहाँ से 3 प्रोडक्ट्स अलग निकलेंगे तो उनमें से 2 को मैं वहीं बेच सकता हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो जैसे सोल्व करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, द जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इन्फॉर्मेशन इज, हमें कुछ प्रोडक्शन और सेल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमने प्रोडक्शन किया, ये इतना सेल किया, ये सेलिंग प्राइस था। हमने कास्टिक सोडा प्रोडक्शन किया 1200, सेल भी 1200 और 50 रुपीज़ के प्राइस पे। ओके। क्लोराइन था 800 टन, 800 टन हमने प्रोड्यूस किया, सेल हमने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब कुछ समझे, अगर मैंने 800 टन का क्लोराइन बनाया, कुछ भी सेल नहीं किया, तो या तो क्लोराइन मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ बचा हुआ, या फिर क्लोराइन को ही मैंने पीवीसी में कन्वर्ट कर दिया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ बोलता है तो इसके बारे में। पीवीसी 500 टन का प्रोडक्शन हुआ, 500 की सेल कर दी, और 200 रुपये पर टन के हिसाब से मैंने सेल कर दिया। ठीक है। ऑल 800 टन ऑफ क्लोराइन, जो ये क्लोराइन है ये वाला, ये क्लोराइन 800 टन ये वाला, ऑल 800 टन ऑफ क्लोराइन वर फर्दर प्रोसेस्ड। ठीक है। जो क्लोराइन था मैंने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ना बेच के उसको आगे फर्दर प्रोसेस किया, और उससे मैंने क्या बनाया होगा? पीवीसी। फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000 टू यील्ड 500 टन ऑफ पीवीसी। मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद मैंने 20,000 रुपये खर्चा किया और उसको पीवीसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं। देयर वर नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज ऑफ कास्टिक सोडा, क्लोराइन और पीवीसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें अभी। देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोराइन, एक्टिव मार्केट फॉर क्लोराइन, मतलब जो क्लोराइन है इसके लिए एक्टिव मार्केट है, मतलब ये कभी भी आप मार्केट में लेके जाओ, ये रेडी है, ये बिकने को रेडी है। तो अगर ये बिकने को रेडी है तो आपके दिमाग में खुद ही क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर क्लोराइन मार्केट में बिकने को रेडी है तो मैं क्यों उसको पीवीसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्या पता ऐसे ही बेचने में मेरे को फ़ायदा हो जाए उसको। ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, देखते। तो ये क्वेश्चन फिर इस क्वेश्चन में भी आएगा। Inorganic chemicals could have sold all its July production of chlorine at 75 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो मैंने 800 यूनिट्स का क्लोराइन बनाया ना, इसको मैं पीवीसी में कन्वर्ट ना करने के बजाय अगर मार्केट में बेचने जाऊँ तो 75 रुपीज़ पर टन के हिसाब से मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट क्या है। शो हाउ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख, जॉइंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख, कौन सी 1 लाख? ये वाली, ये 40,000 वाली, ये एक, ये 40,000 वाली और एक ये 60,000 वाली। बताओ कैसे ये 1 लाख रुपए की जो जॉइंट कॉस्ट है अपोर्शन करोगे कास्टिक सोडा में एंड क्लोराइन में अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मतलब आपको जो ये कॉस्ट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये करनी है आपको सोडा और क्लोराइन में। इसका मतलब ये आपको पीवीसी में एलोकेट नहीं करनी, पीवीसी में एलोकेट नहीं करनी, कास्टिक सोडा और क्लोराइन में एलोकेट करनी है। क्वेश्चन ने खुद बोला हुआ है, देख लो आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये बोल रहा है आप हमें दिखाओ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड से, फिजिकल यूनिट मेथड से करके दिखाओ, और एक एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन तीनों मेथड से कॉस्ट को एलोकेट करके दिखाओ। हमने कहा दिखा देते हैं, हमें क्या इशू है। देखिए, ये कह रहा है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फर्स्ट वाला मैं जो उठा रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो फर्स्ट का ए, एंड ये हमारा इलस्ट्रेशन था 4। देखिए
Illustration number 4, ICI study mat. Now फर्स्ट का ए, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट कौन सा मेथड था, एट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हमारा पहला जो मेथड है वो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हमें इसकी वो निकालनी पड़ेगी पहले कि हमारी सेल्स वैल्यू बनती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। तो पार्टिकुलर्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब सब समझते हैं ना। देखिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट पे कितने का बिक सकता है ये। मतलब फर्दर जब वो सब अलग हो जाएंगे आपस में, तो अलग होने के बाद उस पर कोई खर्चा किए बिना जब वो एक साथ थे सभी, मतलब जैसे ही वो एक साथ पे जो खर्चा हुआ उसके बाद जैसे वो चारों अलग हुए, तो अलग होते ही उस पर और खर्चा ना करें, वहीं के वहीं उसको बेच डालें, तो कितने पे बिक जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे कितने का बिकेगा वो। देखिए पार्टिकुलर्स और हमारे प्रोडक्ट कौन से थे, सोडा एंड क्लोराइन, सोडा एंड क्लोराइन। देखिए सोडा के बारे में कुछ नहीं बोला, सोडा के बारे में सीधा बोला हुआ है कि ये 50 रुपीज़ का मार्केट में बिक सकता है, और इसके ऊपर कोई भी ये बात भी नहीं बोली हुई कि इसके ऊपर हमें फर्दर कोई खर्चा करना पड़ेगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट से अलग होने के बाद, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर 800 टन का हमें क्लोराइन को अगर मुझे पीवीसी में कन्वर्ट करना है तो मुझे 20,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद क्लोराइन को पीवीसी में कन्वर्ट करने के लिए 20,000 अलग से लगेंगे। लेकिन इसमें बोला हुआ है कि जो कास्टिक सोडा है उस पर कुछ भी नहीं बोला हुआ कि उस पर कुछ खर्चा लगेगा या नहीं। तो जो मेरी ये कॉस्ट है 50 रुपीज़ की जो सेलिंग प्राइस है, यही मेरी सेलिंग प्राइस रहेगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी। क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्ट जैसे ही ये प्रोडक्ट्स तीनों अलग हुए, तो जो मेरा कास्टिक सोडा था उस पर मुझे और कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो 50 रुपये का ही बिकेगा, चाहे मैं उसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचूं, और उस पर फर्दर प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी कि उस पर फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे ही वो प्रोडक्ट अलग हुआ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो वो कास्टिक सोडा उसी टाइम तैयार है, वही स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे उसकी वैल्यू है, सेल वैल्यू। तो मैं बोलता हूँ कि 50, तो मैं बोलता हूँ सेल्स यूनिट्स। बताओ सोडा की जो सेल्स यूनिट्स थी 1200 बनाई और 1200 ही सेल कर दी मैंने, तो सेल्स की जो यूनिट्स थी वो थी 1200। क्लोराइन की क्या थी, क्लोराइन की थी 800, क्लोराइन की थी 800 इंटू सेल्स वैल्यू, सेल्स पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बताओ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितना सेल्स वैल्यू है, सॉरी सेल्स पर यूनिट है, इसका तो 50, एंड क्लोराइन का कितना है, नीचे लिखा हुआ है कि क्लोराइन के लिए एक्टिव मार्केट है, क्लोराइन 75 रुपीज़ पर टन पे बिक सकता है। तो ये 75 रुपीज़ पर टन, तो ये आएगी सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कितना, 1200 इंटू 50, दैट इज 60,000, एंड 800 इंटू 75, दैट इज ऑल्सो 60,000।
सो जो मेरा रेशो बना वो क्या बना, 60,000:60,000। अगर क्वेश्चन ने मेरे को ये बोला होता कि क्लोराइन फर्दर प्रोसेस होने के बाद कुछ फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट लगेगी, लाइक नॉट क्लोराइन, पीवीसी की बात करते हैं, अगर पीवीसी के ऊपर ये खर्चा मुझे एलोकेट करना होता, तो जो ये 20,000 का जो ये खर्चा लग रहा है फर्दर प्रोसेसिंग का, मैं इसको मेरी सेल्स जो होती उसमें से ये 20,000 माइनस करता, फिर ये आता मेरे पास में सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसी में आप समझ जाएंगे। अभी के लिए ये देख लीजिए कि 75 क्वेश्चन ने डायरेक्टली दिया हुआ था कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 75 का आपका क्लोराइन बिक जाएगा, और 50 रुपीज़ का सोडा, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ऑलरेडी सोडा तैयार है तो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, तो 50 रुपीज़ ही उसका सेल्स पर यूनिट है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। तो अब देखिए, तो आप एलोकेशन कैसे करेंगे, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो कैसे होगा, ये 1 लाख रुपीज़ की जॉइंट कॉस्ट थी, सिंस दोनों का 60,000 का मेरा सेल्स वैल्यू है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, और ईच 50,000 एंड 50,000, ये मेरा बनेगा एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नाउ पॉइंट बी में कौन सा मेथड बोला हुआ हमें, सेकंड मेथड बोलता है हमें फिजिकल यूनिट मेथड। तो एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन फिजिकल यूनिट बेसिस। देखिए, अब हमें फिजिकल यूनिट मेथड के बेस पे इसको एलोकेट करना है। तो फिजिकल यूनिट्स कितनी है, और हमें किसका करना है, सोडा और क्लोराइन का। तो सोडा की फिजिकल यूनिट कितनी है, 1200, एंड क्लोराइन की कितनी है, 800। तो ये तो आपको सिंपल पता है, 2000 यूनिट्स के रेशो में बढ़ जाएगा ये। तो ये आपका जाएगा फर्स्ट आपका कास्टिक सोडा। तो फर्स्ट आपका सोडा के लिए कितना जाएगा, 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट थी, फिजिकल यूनिट्स कितनी है, 2000, 1200 प्लस 800, इसके रेशो में मुझे बांटना है ना, इंटू 1200। एंड देन नेक्स्ट सोडा के बाद मेरा दूसरा जो है प्रोडक्ट कौन सा था, दैट इज क्लोराइन। क्लोराइन का कैसा रहेगा, 1 लाख डिवाइड बाई 2000 इंटू 800। अब देखिए, 1 लाख डिवाइड बाई 2000 इंटू 1200, तो ये मेरी एलोकेट हो जाएगी 60,000 की कॉस्ट, एंड यहाँ मेरी एलोकेट हो जाएगी 40,000 की कॉस्ट। मेरे ख्याल से इस मेथड में तो कोई इशू नहीं होना नहीं चाहिए। आप ये बोले कि पीवीसी क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि आपको जो एलोकेट करना है कॉस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ सोडा और क्लोराइन में करना है, पीवीसी में नहीं करना, तो मैंने पीवीसी का रेशो नहीं लिया। नाउ अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो बोलता है एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये मेथड है आपका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। यही आपका ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन में यही आपको मेथड देखने को मिलेगा। तो एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड होता है कि आप देखेंगे कि फाइनल आप कितनी सेल कर सकते हैं, सब प्रोसेस होने के बाद, जितना भी आप खर्चा कर सकते हैं टोटल करने के बाद आप देखेंगे कितनी सेल हो सकती है, और उसमें से आप वो खर्चे माइनस कर देंगे जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद हो रहे हैं। जरा मैं इसे आपको थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं मान के चलिए, मैं थोड़ा रफ वर्क की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, देखिए
आप पहले लेंगे सेल्स आफ्टर ऑल प्रोसेसिंग। जितना प्रोसेस का खर्चा वर्चा जो लगा के लास्ट में जो प्रोडक्ट फाइनल बिकने वाला है, मतलब आप ये मान के चलिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कुछ नहीं बेच रहे आप, जो फर्दर उसके ऊपर प्रोडक्ट को बनाने में जब वो सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हुए थे, जो खर्चा लगा आपने लगा दिया, सब लगा दिया, इसमें से आप लेस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जब वो सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हुए थे, जैसे ही वो अलग अलग हुए, तो कितना आपने खर्चा अलग होने के बाद लगाया, वो खर्चा माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बस इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करनी है और कुछ नहीं करना बस। कैसे देखिए, तो हमारा जो पॉइंट नंबर सी है अब वो देखिए, अब एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ net realizable value at split of point। अगेन मैं बनाऊंगा पार्टिकुलर्स, देन हमारे पास कौन सा था, सोडा एंड क्लोराइन। ये आएगी सेल्स, सोडा की तो बिल्कुल सिंपल सी सेल है कि हमें 1200 यूनिट्स थी, 50 रुपीज़ के हिसाब से हमने सेल की, तो 60,000। क्लोराइन, अब क्लोराइन जो है वो 75 रुपीज़ पे बिक सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि जो भी फाइनल सेल हो सकती है बिल्कुल एंड वाली सेल, तो मैं क्लोराइन को पीवीसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं क्लोराइन को पीवीसी में कन्वर्ट करता हूँ तो पीवीसी बिकेगा 200 रुपये का। तो मुझे यहाँ पे लेना है पीवीसी का सेल, क्लोराइन का सेल नहीं लेना, तभी तो मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर पाऊंगा ना, कि उसको क्लोराइन को पीवीसी में कन्वर्ट करने में फर्दर कितना खर्चा लगा, तभी तो मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर पाऊंगा। और याद रखिए मैंने बोला फाइनल सेल, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो क्लोराइन बिक ही रहा है, लेकिन वो क्लोराइन को हम फर्दर पीवीसी में तो बना सकते हैं, तो पीवीसी में बनाने के बाद क्या, वो देखिए। सो क्लोराइन, तो क्लोराइन की थी 500 यूनिट्स, एंड मुझे कितने पे बेच सकता हूँ, 200 रुपीज़। तो मैं इसको 1 लाख की सेल कर सकता हूँ इसकी। अब जरा इसमें से लेस कर दीजिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, हमारा जो कास्टिक सोडा है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, क्वेश्चन ने कुछ दिया ही नहीं उसके बारे में, और हमने बोला भी था पहले ये बात कि जो कास्टिंग सोडा है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिक जा रहा है, उसमें फर्दर प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हमारी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे नील है, लेकिन हमारा क्लोराइन में है। जब हमने क्लोराइन को पीवीसी में कन्वर्ट किया तो क्वेश्चन बोल रहा था कुछ कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगेगा 20,000 अगर मैं 500 टन पीवीसी बनाता हूँ क्लोराइन से, तो मतलब मेरा 20,000 का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रहा है। तो अब ये जो आया ये आया मेरा नेट रिलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। 60,000
एंड 80,000। अब इस रेशियो में मुझे कॉस्ट को एलोकेट करना है, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। बताइए, सोडा के लिए 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट थी, डिवाइड बाय 14 × 6। ठीक है, 6:8 का रेशो है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 14 × 6। तो जो कॉस्ट एलोकेट होगी वो होगी 42,857 फॉर सोडा, एंड क्लोराइन के लिए 1 लाख डिवाइड बाई 14 × 8। तो जो कॉस्ट एलोकेट होगी वो होगी 57,143। तो 57,143 प्लस 42,857, टोटल कम्स टू 1 लाख। ये हमारी कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो भी एनआरबी के बेसिस पे। तो जब भी आपको क्वेश्चन बोले कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे उस रेशो में बांटना है, आपके माइंड में इनिशियली बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करनी है। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कब माइनस होगी, जब आप प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर देंगे, उसकी मतलब फाइनल सेल लेके आइए। तो सब प्रोसेस होने के बाद क्या सेल बनती है वो लीजिए, उसमें से माइनस करिए जब वो प्रोडक्ट अलग हुए थे उसके बाद कितना खर्चा हुआ उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो माइनस करिए, एनआरबी आ जाएगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। देन उसकी आप उस रेशो में बांट दीजिए उस खर्चे को। नो, पॉइंट नंबर 2, पढ़िए पॉइंट नंबर 2। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट ऑफर्स टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोराइन इन अगस्त एट द रेट ऑफ 75 रुपीज़ पर टन। अब एक कंपनी है कोई, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल, वो हमें बोलती है कि नेक्स्ट मंथ, मतलब ये जो ऊपर डेटा दिया हुआ था ये था पूरा जुलाई के लिए, ये पूरा जुलाई के लिए दिया हुआ था। तो एक कंपनी है लाइफ टाइम स्विमिंग पूल, उसे पता नहीं हमारी कंपनी में कुछ दिख गया, उसको उस वो बोलती है कि हमें क्लोराइन चाहिए, जो आप नेक्स्ट मंथ, जुलाई में तो आपने जो बेच दिया, लेकिन जो आप अगस्त मंथ में बनाए, मतलब जो आप प्रोडक्शन करेंगे अगस्त मंथ में, हम वो 75 रुपीज़ पर टन पे लेने को तैयार है क्लोराइन को। तो इसका मतलब अगर मैं क्लोराइन को 75 रुपीज़ पर टन पे ऐसे ही बेच दूँ, तो मैं उसको पीवीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पीवीसी में कन्वर्ट करने के लिए तो क्लोराइन चाहिए ना, बिना क्लोराइन के आप पीवीसी में थोड़ी कन्वर्ट कर देंगे। मेन जो, मान लीजिए आपका जो पीवीसी बनता है वो पहले क्लोराइन बनता है, उस क्लोराइन से पीवीसी बनता है, लेकिन पीवीसी बनने नहीं देना चाह रही लाइफ सेविंग्स, तो ये लाइफ टाइम स्विमिंग पूल कंपनी, ये बोलती है कि हम आपका क्लोराइन जैसे ही आपका बन के तैयार हो जाएगा, हम क्लोराइन को 75 रुपीज़ पर टन के हिसाब से परचेज करने को तैयार हैं, आप उसको पीवीसी में कन्वर्ट मत करो। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। दिस सेल ऑफ क्लोराइन वुड मीन्स नो पीवीसी एज यूजल। अगर क्लोराइन बेच देंगे तो पीवीसी कहाँ से बनेगा, इसका मतलब पीवीसी नहीं बन पाएगा। वुड बी प्रोड्यूस इन अगस्त, एक्सप्लेन हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम। बताओ, क्या हम ये 75 रुपीज़ पर टन का ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, और अगर हम ये 75 रुपीज़ पर टन का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो बताओ प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये है आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। अगर जिन्होंने मेरी सीएमए फाइनल्स की डिसीजन मेकिंग की क्लासेस देखी हैं, उनके लिए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कितने इससे बड़े बड़े डिसीजन ले चुके हैं उन क्लासेस में। लेकिन ये वाला जो है एक छोटा सा पॉइंट है, और जो फर्स्ट टाइम डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि सोचने वाली तो उसको लगे कुछ चीज़। पहले आप पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं बोलूँगा बिल्कुल सिंपल सी चीज़, आप सोच के देखिएगा कि अगर मैं वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 75 रुपीज़ के हिसाब से बेचूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मैं उसे वहाँ ना बेचूँ और अगर मैं पीवीसी बनाने के बाद बेचता तो मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। चलिए देखते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस
इफ क्लोराइन सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, देखते हैं प्रॉफिट होता है या लॉस अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करते हैं तो। पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। देखिए सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर मैं इसको क्लोराइन को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच दूं तो मेरे को 75 रुपीज़ पर टन के लिए जो कस्टमर है वो रेडी खड़ा हुआ है लेने के लिए। और अगर मैं 75 रुपीज़ पर टन के हिसाब से सेल करूं तो क्लोराइन की जो क्वांटिटी है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वो 800 यूनिट्स की है। तो 75 इंटू 800, और कहीं भी उसने ये नहीं बोला कि मैं कितने परसेंट आपका 800 की कितनी क्वांटिटी लूँगा, तो इसका मतलब वो पूरी क्वांटिटी लेने को रेडी है। तो 800 इंटू 75, तो सेल्स होगी 60,000 की। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। नाउ सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अब अगर मैं उसको बोल देता हूँ कि नहीं भाई मैं बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं कितना कमा सकता हूँ? अगर मैं उसे बोलूँ कि भाई मैं अगर मैं उसे बोलूँ कि भाई मैं मेरा क्लोराइन आपको 75 पे बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो इसकी पीवीसी बना के फिर बेचूंगा। देखिए पीवीसी पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 500 टन्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और वो भी 200 रुपीज़ की मेरी सेल हो जाएगी। तो 500 इंटू 200, तो मैं 1 लाख रुपए की सेल कर सकता हूँ। अब प्राइमा फेसिया देख के बताइए अभी तक क्या लग रहा है देखने में। भाई मैं फर्दर प्रोसेस करूँगा तो 1 लाख रुपए की बिकेगी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचूंगा तो 60,000 रुपये की बिकेगी। तो आप क्या सोच रहे हैं अभी? देख के तो प्राइमा फेसिया ये लग रहा है कि नहीं भाई हमें तो फर्दर प्रोसेस करके 1 लाख रुपए में बेचने में फ़ायदा है, मैं क्यों इसको 60,000 रुपये में अभी बेच रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि अगर मैं इसको अभी 60,000 रुपये पे बेच दूँ, अगर मैं इसको 60,000 रुपये पे बेच दूँ, तो क्या मेरा ये 20,000 का जो प्रोसेसिंग का जो खर्चा है पीवीसी को बनाने में, क्या ये मेरा लगेगा? मेरा ये खर्चा लगेगा ही नहीं। देखो अगर मान लो मैं उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच रहा हूँ, तो फर्दर उसको प्रोसेस करने के लिए जो खर्चा लगना है वो कहाँ से लगेगा, क्योंकि मैं प्रोसेस करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, मैं उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच चुका हूँ। अब अगर मैं उसको फर्दर प्रोसेस करूँगा तो 20,000 लगेंगे, मतलब मैं उसको अगर पीवीसी बनाऊँगा क्लोराइन को तो 20,000 लगने हैं, नहीं बनाऊँगा तो 20,000 मेरे बच जाएंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, नाउ अगर आप इसको ये करेंगे कि डिक्रीज इन सेल्स वैल्यू इफ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बी माइनस ए, अगर मैं इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दूं तो मेरी सेल 40,000 रुपये से डिक्रीज हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड मैं वो 20,000 रुपये का खर्चा भी बचा जाऊंगा। आपको नेट करके देखना है अल्टीमेटली। देखिए अब बट इसके अंदर अगर मैं लेस कर दूं सेविंग्स इन
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। कितना? 20,000। ये 20,000। तो मैं ये बोलूँगा कि चाहे मेरी सेल 40,000 से कम हुई है लेकिन मैंने 20,000 का खर्चा बचा लिया, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मुझे लॉस कितने का हो रहा है? 20,000 का। तो नेट लॉस इफ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 20,000। बिल्कुल सिंपल सी टेबल अब ये, इसमें मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको आज बेचूं, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सामने वाला बोल रहा है 75 देने को तैयार हूँ, मैं कहता हूँ चल ठीक है मैं 60,000 में बेच देता हूँ मान लो, लेकिन मैं इसको अगर फर्दर अपनी तरफ से प्रोसेस करता तो मैं 1 लाख रुपये में बेच सकता था। तो इसका मतलब मेरा 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचूं। अगर मैं 40,000 का नुकसान हो रहा है और अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच रहा हूँ तो मेरे 20,000 बच भी तो रहे हैं। तो मेरे 20,000 का जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है मेरा वो भी तो बच रहा है। तो अगर मेरा, मैं कहता हूँ कि मेरा 40,000 का सेल कम हो गया और 20,000 का उसमें से मेरा खर्चा बच गया, जो कि अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता तो मुझे लगाना पड़ता, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरा 20,000 का ही तो लॉस हो रहा है, कि वो 20,000 मेरा खर्चा भी तो बचा है ना। या फिर आपको एक तरीका और बता देता हूँ मैं इसको करने का। देखिए, अगर किसी को इसमें डाउट है तो मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। ये मेरी सेल्स जो है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, और ये है फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद। अगर मैं दोनों को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ले आऊँ तो ये तो ऑलरेडी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे है, अगर मैं इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ले आऊँ तो 1 लाख रुपए का मेरा सेल था और मैं 20,000 रुपीज़ का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर सेल देखा जाए तो वो 80 बनी। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए जी, 60 और 80, अल्टीमेटली तो 20,000 का लॉस है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस ये स्प्लिट ऑफ पे है तो इसको भी आप स्प्लिट ऑफ पे ले आइए। स्प्लिट ऑफ पे कैसे आएगी? फाइनल सेल कितनी है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लग रही है वो ये लीजिए, ये माइनस करेंगे तो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। मतलब अगर आप लॉजिकली सोचेंगे ना तो एक चीज़ को करने के बहुत तरीके हैं, आप अपने तरीके भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो आप देखिए कैसे सिर्फ छोटे से एक टेक्निक को चेंज करने से हमारा क्वेश्चन और इजी हो जा रहा है। और जो मेरे सीएमए फाइनल्स के लेक्चर देख चुके हैं या ऑलरेडी सीएमए फाइनल में हैं, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने तो डिसीजन मेकिंग का पता नहीं कितना ही क्वेश्चन उन्होंने प्रिपेयर किया होगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो इट्स सिंपल डिसीजन मेकिंग, कि जब फाइनल वालों को शायद पता होगा, फाइनल वालों को पता होगा नहीं कि जब हम निकालते थे कि कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, वो सब हम निकालते थे ये डिसाइड करने के लिए कि कितना प्रोडक्शन कहाँ लगाना चाहिए, कितना कहाँ से हटाना चाहिए। तो ये सब डिसीजन मेकिंग सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के स्टडी मैट में दिया हुआ है, तो वहाँ से जिन्होंने वो वाला कवर किया हुआ टॉपिक उनके लिए तो ये बिल्कुल ईजी रहेगा। बाकी अगर आपको डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन देखने तो वो मैंने सीएमए फाइनल की डिसीजन मेकिंग की सीरीज़ बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जो टेक्निकल हो, बस हाँ पॉइंट्स थे कि आपको सेल वैल्यू, स्प्लिट ऑफ पॉइंट बताना, फिजिकल यूनिट मेथड बताना और एस्टिमेटेड एनआरवी बताना। मैं फिर से बताता हूँ, एस्टिमेटेड एनआरवी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका एग्जाम में, तो यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एनआरवी कैसे निकलता है? एस्टिमेटेड फाइनल सेल कितनी कर सकते हो आप, जो फर्दर प्रोसेसिंग करना है जो लगाना है लगा लो, फाइनल आप कितनी सेल कर सकते हो, उसमें से जब वो प्रोडक्ट अलग हुए थे मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वो माइनस कर लो, तो वो आपकी आ जाएगी एस्टिमेटेड एनआरवी। कोई इतना टेक्निकल नहीं है, एक दो क्वेश्चन अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे ख्याल से इसके ऊपर आपके ऐसे जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है ये सेम टू सेम जैसे इलस्ट्रेशन है वैसा आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। एंड
हम्म, तो आप जो है जैसे आप ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके बाद आप अपना एक यहाँ पे एग्जाम में बैठे हैं तो आप नोट बनाएंगे। नोट लाइक इट इज़ नॉट बेनिफिशियल और इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सेल chlorine at split off point as it will result in decrease of profits by 20,000। हमेशा आप जब भी एग्जाम में बैठे तो ये वाला नोट आप लास्ट में जरूर लिखेंगे कि आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे या सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा, उस चीज़ के भी आपको जो है एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी मेरे इलस्ट्रेशन आपके जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट पे थे, बाय प्रोडक्ट पे तो स्पेशली कुछ था भी नहीं, सीएमए फाइनल के या सीएमए इंटर के स्टडी मेट में देखेंगे तो आपको बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी सीए इंटर का जो स्टडी मटेरियल उसमें सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट के क्वेश्चन दिए हुए थे। एंड ऐसा ही सिमिलर कुछ क्वेश्चन, ऐसे कुछ सिमिलर एक क्वेश्चन आपका पास्ट एग्जाम में भी आया हुआ था, अभी जस्ट रिसेंटली वाला जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, एनआरबी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालना। और वो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, उसमें और ज़्यादा थोड़ा लॉजिक ऐड हुआ था उसमें थोड़ा सा लॉस का कंसेप्ट भी जुड़ा हुआ था कि 5% लॉस था, कुछ 10% लॉस था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई विल ट्राई टू कवर दैट क्वेश्चन इन माई अपकमिंग वीडियो। टिल देन आप जितने भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी कोई इशू है तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, आप उस पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन है, अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि सामने वाले ने कैसे सोल्व किया मैं भी वैसे करूँ, नहीं। आपके पास एन नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के, ठीक है। तो बात वही रहेगी, आप चाहे तो मतलब जो प्लस नीचे होना आप प्लस ऊपर करके भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको और छोटा भी आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड के हिसाब से आप कैसे उसको कंफर्टेबल है समझने में। तो चलिए अब हम जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के। टिल देन आप ट्राई कीजिए कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो आपसे सॉल्व हो। और अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे को मेल कर सकते हैं, या मैंने इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल पे दिया हुआ उस पर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। एंड अगर आपको स्पेशली कोई चैप्टर देखना चाहते हैं कि जो कि बहुत मतलब आपको लगता है कि उसमें आपको इशू आ रहा है या आप स्पेशली उस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट्स में उस चैप्टर का रेफरेंस दे सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू कवर दैट चैप्टर। एंड इलस्ट्रेशंस हैं या कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को उसका रेफरेंस दे सकते हैं कमेंट्स में। तो आई विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा इंजॉय भी करते रहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, ठीक है बहुत कुछ होती है, लेकिन थोड़ा सा आप अदर एक्टिविटीज़ की तरफ भी ध्यान दीजिए। जो आपकी हॉबीज़ हैं आप उनको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप जॉब वगैरह में स्विच करते हैं तो उस टाइम के बाद आपको हॉबीज़ पे काम करने का वक्त नहीं मिलेगा, और जो आप हॉबीज़ पहले बना चुके होंगे अपने तो उसी हॉबी को कंटिन्यू करना ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू क्रिएशन ऑफ अ न्यू हॉबी। सो चलिए इसी बात पे थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड अगर हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।